जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. Before going to start it, it's important to understand what is the basic meaning of inventory, how to determine it. Remember that one merchandise inventory includes all goods that a company owns and hold for sale. That is inventory. जो उसके पास है, ठीक है जी, बेचने के लिए या वो उसकी मलकियत में, दैट इज़ इन्वेंट्री. अब कुछ सर्टन इन्वेंट्री आइटम्स हैं जिसकी स्पेशल अटेंशन रिक्वायर्ड है, यानी कि वो कैसे इंक्लूड होती हैं. पहली बात करते हैं जी, गुड्स इन ट्रांसिट. इफ़ ऑनरशिप हैज़ पास टू द परचेजर, यानी कि आपने उस ख़रीदने वाले के पास उस ऑनरशिप को अगर उसने ऑन कर लिया, यानी कि पास कर दिया आपने, the goods are included in purchase inventory. Remember that one. अच्छा, next है जी about the goods on consignment. Consignment, those goods which shipped by the owner. जो शिफ्ट करता है वो कंसाइनर कहलाता है और जिसको शिफ्ट की जाती हैं वो कंसाइनी कहलाता है. अच्छा, अब वो कहता है कंसाइनी सेल्स गुड्स फॉर ऑनर एंड कंसाइनर कंटिन्यू to own the consigned goods and reports them in its inventory. That means जो उसने कंसाइंड की होगी, किसी को बेचने के लिए दी होंगी, वो भी अपनी ऑनरशिप में ही उस पर्टिकुलर गुड्स को कंसिडर करेगा. फिर होता है जी गुड्स डैमेज और एब्सोल्यूट. अच्छा, अब वो डैमेज और एब्सोल्यूट यानी कि डिटोरिएटेड जो आइटम्स हैं, नॉट continued in inventory if they cannot be sold. अगर वो बिकती नहीं है, ठीक है, तो वो आपकी इन्वेंट्री में शामिल नहीं होंगी. If these goods can be sold at a reduced price, समटाइम होता है ना, सेल्स लग गई, चीज़ें बिक गई, उन वो डिटोरिएटेड वन होती हैं, डैमेज्ड वन होती हैं, कहता है दे आर इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री. फिर वो इन्वेंट्री में शामिल होगी और एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स ऑफ देयर नेट रियलाइजेबल वैल्यू. अब नेट रियलाइजेबल वैल्यूज़ क्या होती हैं? सेल प्राइस में से जब कॉस्ट ऑफ मेकिंग सेल आप लेस कर दें तो जो रिमेनिंग वैल्यू होगी दैट इज़ कॉल्ड रियलाइजेबल वैल्यू. अच्छा, अब सवाल पैदा होता है, ये तो हमें पता चल गया इन्वेंट्री क्या है, यानी कि गुड्स इन ट्रांजिट्स हैं, जो कंसाइंड वन हैं, जो डैमेज और एब्सोल्यूट वंस हैं, द पार्ट ऑफ द इन्वेंट्री. रिमेंबर दैट वन. और मैंने कहा जो आपकी इन्वेंट्री आप होल्ड करते हैं, ऑन करते हैं चीज़ों की सेल के लिए, दैट वुड बी द पार्ट ऑफ द इन्वेंट्री. रिमेंबर दैट वन. अच्छा, अब इन्वेंट्री तो हो गई. द अदर थिंग इज़ अबाउट टू डिटर्मिन इट्स कॉस्ट. अब वो कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं. जो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री होती है डेफिनेटली जो परचेज़ की जाती है, इंक्लूड कॉस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर्स नेसेसरी, यानी कि जो ज़रूरत होती है, आइदर इट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, टू ब्रिंग एन आइटम टू अ सेलेबल कंडीशन और लोकेशन. रिमेंबर दैट वन कि जो इन्वेंट्री कॉस्ट, मैं कहता हूँ जो मैंने अगर एक चीज़ परचेज़ की है तो अप टू इंस्टॉलेशन और उसे सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए या उस लोकेशन पे लाने के लिए जो उस पर पैसा लगता है, दैट वुड बी द पार्ट ऑफ दैट इन्वेंट्री कॉस्ट. अच्छा, मैं एक छोटा सा एक फॉर्मूला भी आपके साथ डिफाइन कर देता हूँ. इनवाइस कॉस्ट, यानी कि जो उस प्राइस पर भी आपने उसे परचेज़ किया होगा, उसमें से लेस करने हैं कोई भी डिस्काउंट्स हैं या कोई भी अलाउंसेस हैं उस परचेज़ के ऊपर, वो लेस कर देंगे और उसमें ऐड अप करेंगे आप एनी आइडेंटिकल कॉस्ट नेसेसरी. अच्छा, अब ये आइडेंटिकल कॉस्ट क्या होती हैं? जैसे इंपोर्ट ड्यूटी हो सकती है, फ्रेट हो सकती है, स्टोरेज हो सकती है, इंश्योरेंस हो सकती है, ट्रांसपोर्टेशन इन हो सकती हैं, ठीक है. इन तमाम चीज़ों को आप ऐड कर देंगे तो ये जो वैल्यू आपकी एज अ होल बनेगी, ये इन्वेंट्री कॉस्ट के नाम से वैल्यू आएगी. अच्छा, अब मर्चेंडाइजिंग कंपनीज, यानी कि मर्चेंडाइजिंग कंपनीज क्या होती हैं? मैंने बिल्कुल आपको स्टार्टिंग बिगिनिंग लेक्चर्स में आपको डिफ़ाइन किया था. जो चीज़ें आप परचेज़ करते हैं, ठीक है, आगे बेचने के लिए तैयार अशिया, उसे मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज़ कहते हैं. अब ज़ाहिर बात है जो उसको रन कर रहा होगा वो मर्चेंडाइजिंग कंपनीज होंगी. अब इस कंपनीज की ऑपरेटिंग साइकिल्स कैसे होती हैं, यानी कि वो साइकिल कैसे ऑपरेट करते हैं?
याद रखिएगा जो ऑपरेटिंग साइकिल होती है मर्चेंडाइजिंग कंपनी की, एक सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं थ्रू विच अ बिजनेस जनरेट्स, जिसके ज़रिए बिजनेस कमाता है इट्स रेवेन्यू। अब वो रेवेन्यू क्या होती है? रेवेन्यू एंड कैश रिसीव। अब कैश रिसीव कहाँ से करेंगे? कस्टमर से। ये सारे प्रोसेस को हम ऑपरेटिंग साइकिल का नाम देते हैं। याद रखिएगा, वट एवर यू आर गोइंग टू परचेज दैट वुड बी डन विद द हेल्प ऑफ कैश। जब आप परचेज करेंगे कोई भी पर्टिकुलर आइटम, दैट इज़ कॉल्ड इन्वेंट्री। अब लेटर ऑन उस इन्वेंट्री को आप सेल करेंगे और यूजुअली वो सेल्स किसकी होगी? ऑन अकाउंट। जाहिर बात है, अगर आपने अपने सेल्स को मैक्सिमम करना है देन यू हैव टू गो विद द ऑन अकाउंट, कि आपको चीज़ों को क्रेडिट बेसिस पे बेचना पड़ेगा। फिर जिनको आप बेचेंगे दैट वुड बी कंसिडर एज योर अकाउंट रिसीवेबल। और जो थर्ड बात होगी, आप उनसे कलेक्शन करेंगे, किन से? उन रिसीवेबल से। क्या कलेक्ट करेंगे? कैश। तो ये देखें, ये एक साइकिल है, जहाँ से शुरू हुई वहीं पे एट द एंड कंप्लीट हो गई। अच्छा, अब रिमेंबर दैट वन, देखिए ना, अगर मैंने कोई प्रोसेस परफॉर्म किया है तो लेटर ऑन जस्ट वांट टू नो अबाउट द फाइनेंशियल रिजल्ट्स। अब उस रिजल्ट्स के लिए याद रखिएगा, सबसे पहले हमने इनकम स्टेटमेंट ऑफ मर्चेंडाइजिंग कंपनीज पढ़ने के पहले देखना है समटाइम्स सर्विसेज कंपनीज भी हो सकती हैं। जैसे मैंने आपको सर्विसेज रेंडर्ड की, आपने रिटर्न में मुझे जो भी दिया दैट वुड बी माई रेवेन्यू। ठीक है, अब उसमें से एक्सपेंसेस जितने मेरे होंगे, लेकिन लेट्स सपोज मैं आपको पढ़ाने आता हूँ, तो आई एम जस्ट कमिंग ऑन अ सर्टेन थिंग, ठीक है, ऑन अ सर्टेन कन्वेंस, तो सारी बात है मेरे उस पर फ्यूल लगेगा, ठीक है, हो सकता है कुछ खाऊं पीऊँगा, दीज आर वुड बी कंसिडर एज माई एक्सपेंसेस। उस रेवेन्यू में से जब मैं माइनस कर दूंगा उन पर्टिकुलर एक्सपेंसेस को, तो जो भी इक्वल अमाउंट, जो भी इज इक्वल टू करने के बाद वैल्यू आएगी, दैट इज़ कॉल्ड नेट इनकम। बट व्हेन कम्स टू द मर्चेंडाइजिंग कंपनीज, ठीक है, द प्रोसेस वुड बी सम एक्सटेंट अ डिफरेंट वन। सबसे पहले आप बात करेंगे सेल्स की, ठीक है, उसमें से फिर आप माइनस करेंगे कॉस्ट। यार मैंने भी आपको बताया इन्वेंट्री कॉस्ट क्या होती है, जो भी इन्वेंट्री कॉस्ट आई होगी दैट इज़ कॉल्ड CGS, रिमेंबर दैट वन। उसे हम क्या कहेंगे? CGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसको माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी दैट इज़ कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। फिर इससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस होंगे, अब वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं, वो सेलिंग भी हो सकते हैं और जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। वो आप जब इसमें से लेस करेंगे तो रिमेनिंग अमाउंट आपके पास क्या आ जाएगी? नेट इनकम। ठीक है, अब जाहिर बात है ऑपरेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने नेट इनकम ही कैलकुलेट करनी होती है। अब सवाल पैदा होता है, अब जब हम अकाउंटिंग में डिस्कशन कर रहे होंगे तो उसमें कुछ सर्टेन रिक्वायरमेंट्स भी होंगी मर्चेंडाइजिंग कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, अब कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है हमने डिस्कस करनी है। हमने इससे पहले जो प्रीवियस चैप्टर्स में बात की थी, हमने रिकॉर्ड किए थे इकनॉमिक इवेंट्स, और उसको रिकॉर्ड करने के लिए हमने यूज़ किए थे, याद हो आपको, जनरल लेजर्स अकाउंट हमने मेंटेन किए थे। अब वो जो जनरल लेजर अकाउंट्स होते हैं वो ऑफनली रेफर्ड एज अ कंट्रोल अकाउंट कहते हैं। अब कंट्रोल अकाउंट क्या होते हैं? याद रखिए, कंट्रोल अकाउंट आर यूज टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट समराइज द फाइनेंशियल पोजीशन। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमने डिस्कस कर चुके हैं, उसमें फाइनेंशियल पोजीशंस के लिए भी हम उसको समराइज कर सकते हैं बिजनेस की, और उससे जो रिजल्ट्स होंगे ऑपरेशंस के थ्रू हम उसको भी कैलकुलेट या उसको भी प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन एक ये भी रियलिटी है कि दे डू नॉट प्रोवाइड द डिटेल्ड इंफॉर्मेशंस नीडेड टू इफेक्टिवली मैनेज। मुकम्मल इंफॉर्मेशन उसमें गिवन नहीं होती उन कंट्रोल अकाउंट्स में, यानी कि उन जनरल लेजर्स के अंदर। अच्छा, अब डिटेल्ड इंफॉर्मेशंस के लिए इज़ फाउंड इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अब वो सारी इंफॉर्मेशन के कहाँ पे होती है? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंदर। वो जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होती हैं, दीज आर कॉल्ड सब्सिडरी लेजर्स। अब सब्सिडरी लेजर्स क्या होते हैं? जो स्पेसिफिक कंट्रोल अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, और उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन होती हैं कंपनी के जनरल लेजर्स की। अच्छा, ये बात तो हम ओवरऑल बात कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं मर्चेंडाइजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मर्चेंडाइजिंग में जो सब्सिडरी लेजर्स बनते हैं वो अकाउंट रिसीवेबल्स या अकाउंट पेबल्स बनते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया ना वो सीरीज़ ऑफ ट्रांजैक्शंस के थ्रू, यानी कि पहले आप चीज़ें, हो सकता है आपने चीज़ें उधार ख़रीदी भी हों और यूजली हम बेचते हैं, जब ख़रीदेंगे तो अकाउंट्स पेबल की बात आएगी
डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए, और जब बेचेंगे ऑन अकाउंट तो अकाउंट रिसीवेबल्स की बात आएगी, फिर लेटर ऑन से कलेक्शंस करेंगे। अच्छा, अब याद रखिएगा इन मर्चेंडाइजिंग को रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंटिंग के अंदर डिफरेंट अप्रोचेस यूज़ की जाती हैं। तो दो अप्रोचेस होती हैं, एक होती है परपेचुअल और एक पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम्स क्या होते हैं कि इसके अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, इन्वॉल्व होती हैं, जितनी भी कॉस्ट, ठीक है, रिकॉर्डेड इमीडिएटली एज दे अकर, जैसे ही वो अकर करती हैं साथ ही उसे रिकॉर्ड कर लिया जाता है, क्योंकि सिस्टम को हमने अप टू डेट रखना होता है। याद रखिएगा इसमें एक दो बातें हैं जो हमने वो डिस्कस करनी है। जब भी आप परचेज़ करेंगे मर्चेंडाइज इसके अंदर, ठीक है, तो वो जारी बात है मर्चेंडाइज वुड बी कंसिडर एज योर एसेट, उसे रिकॉर्ड करेंगे विद द टाइटल ऑफ इन्वेंट्री। लेकिन जब बेचते हैं तो याद रखिएगा हम दो एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं। एक एंट्री रिकॉर्ड करेंगे अबाउट द रेवेन्यू अर्नड और दूसरी रिकॉर्ड करेंगे रिलेटेड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। जारी बात है, अब जब इन्वेंट्री रिमूव करेंगे तो वो कॉस्ट में ट्रांसफ़र होगी, आगे मैंने बात की थी। अच्छा, जब परचेज़ करते हैं तो इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट हो गया और अकाउंट पेएबल क्रेडिट अगर ऑन अकाउंट है। जब बेचेंगे तो एक आप बात करेंगे रेवेन्यू अर्नड की और दूसरी बात करेंगे उसकी रिकग्नाइजिंग दी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यानी कि कितनी अमाउंट इन्वेंट्री को कौन सी वैल्यू से रिमूव किया गया आपकी बैलेंस शीट से। अच्छा, जब आप बेचते हैं तो एंट्री होगी अकाउंट रिसीवेबल टू सेल्स, और जब आप उसकी रिकॉर्ड करेंगे कॉस्ट तो इसकी एंट्री होगी CGS टू इन्वेंट्री। समटाइम हमसे वो कहता है सिर्फ और सिर्फ आपने रिकॉर्ड करनी है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की रिकॉर्डिंग की एंट्री बताएं बस, और फर्दर वो बात आपसे नहीं करेगा। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है फ्लो ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट क्या होती है। जाहिर बात है जब आप बेचेंगे तो कॉस्ट तो रिकॉर्ड करेंगे ना, कैसे, उसकी फ्लो ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट कैसे होगी। याद रखिएगा इन्वेंट्री इज नॉन फाइनेंशियल एसेट्स, ठीक है, एंड यूजली इज शोन इन बैलेंस शीट एट इट्स कॉस्ट बेसिस पे उसे रिकॉर्ड किया जाता है। अच्छा, एन आइटम आर सोल्ड फ्रॉम इन्वेंट्री, देयर कॉस्ट जब बेचती है जाहिर बात है तो देयर कॉस्ट आर रिमूव फ्रॉम द बैलेंस शीट एंड ट्रांसफ़र टू CGS। जब वो रिमूव्ड होगी कॉस्ट तो वो ट्रांसफ़र कर देंगे कहाँ पे, CGS के अंदर, और जिसको फिर ऑफसेट किया जाएगा अगेंस्ट सेल्स रेवेन्यू इन इनकम स्टेटमेंट। ये देखिए मैं आपको एक थोड़ा आइडिया देता हूँ। जब आप परचेज़ करते हैं कॉस्ट या मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है, जैसे ही वो इंकर्ड होगा आप बैलेंस शीट में उसे एसेट के अंडर लिखेंगे इन्वेंट्री के तौर पे। जब लेटर ऑन इस इन्वेंट्री को आप सेल करेंगे एज गुड्स आर सोल्ड तो ये अल्टीमेटली ऑफसेट होगा रेवेन्यू के। ये देखें आप, रेवेन्यू की ऑफसेट रखा गया है इनकम स्टेटमेंट के अंदर, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, फिर उसमें से लेस होंगे एक्सपेंस, तो लेटर ऑन नेट इनकम। अच्छा, अब ये चीज़ तो आपने कर ली कि चीज़ें बेचनी। अब सवाल पैदा होता है विच यूनिट डिड्स वी सेल, कि कौन सा यूनिट हम बेचेंगे। याद रखिएगा जब आप मर्चेंडाइज को परचेज करते हैं तो रिकॉर्ड इन द सेम मैनर्स, हम कोई भी है, मतलब आपकी इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड हो, हम अभी डिस्कस करते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड्स क्या होते हैं, कोई भी मेथड हो, लेकिन परचेज़ को हम सेम वे में रिकॉर्ड करते हैं। हाँ, प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, डिफरेंसेस कहाँ पे आते हैं, जब इन दीज मेथड्स लाई इन डिटर्मिनिंग विच कॉस्ट शुड बी रिमूव फ्रॉम द इन्वेंट्री अकाउंट व्हेन मर्चेंडाइज इज सोल्ड। बेचते हुए हमने देखना है कि जनाब अली हमने किस कॉस्ट को पहले रिमूव करना है अपनी बैलेंस शीट से। अच्छा, अब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर फर्दर बात करें तो उसके लिए इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड्स आते हैं। पहली बात करें तो स्पेसिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन मेथड आते हैं। स्पेसिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन मेथड में क्या होगा, ओनली व्हेन द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ मर्चेंडाइज कैन बी डिटरमिन्ड। इंडिविजुअल यूनिट्स यानी कि आइडेंटिकल नहीं है, इंडिविजुअल डिफरेंट वन है, ठीक है। अगर आप बात करते हैं कि आपने रिकॉर्ड करने हैं होमोजीनियस यानी कि आइडेंटिकल इन नेचर्स, तो फिर हम याद रखिएगा उसमें इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द सेलर टू यूज़ द स्पेशल आइडेंटिफिकेशन मेथड, क्योंकि होमोजीनियस है। स्पेशल आइडेंटिफिकेशन मेथड तब होगा जब प्रोडक्ट्स जो आप यूनिट्स बात कर रहे हैं, इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं, वो आपके आइडेंटिकल ना हो, होमोजीनियस ना हो, ठीक है। अब वो कहता है अगर आपकी जो इन्वेंट्री है उसकी जो आइटम्स हैं वो होमोजीनियस हैं, ठीक है, इन नेचर, तो रादर देन द सेलर मे फॉलो द मोर कन्वीनियंट प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग अ कॉस्ट फ्लो असम्पशंस।
अब बात कर रहे हैं हम कॉस्ट फ्लो अजम्पशंस, और जो मोस्टली यूज़ होते हैं फ्लो अजम्पशंस के नाम से, ठीक है। उसके 3 बेसिकली मेथड्स होते हैं, एवरेज मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड और लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, ठीक है जी। अब कोई भी आप याद रखें, हम कोई भी इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड यूज़ करें, आइदर इट्स अ स्पेसिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन मेथड और कॉस्ट फ्लो अजम्पशन, फॉर्मेट सेम होगा। यानी कि पहले डेट का कॉलम, फिर परचेज़ के अंदर पहले एक कॉलम होगा यूनिट्स का, फिर यूनिट कॉस्ट का, फिर टोटल का, फिर सोल्ड में आएंगे। जाहिर बात है पहले आप परचेज़ करेंगे उस पर्टिकुलर आइटम्स को, फिर लेटर ऑन सेल करेंगे, तो फॉर्मेट वही यूनिट्स, यूनिट कॉस्ट। हमने कहा था जब सेल करेंगे तो रिमूव्ड होगी कॉस्ट, इन्वेंट्री से कॉस्ट में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो इस वजह से यहाँ पे कॉलम टोटल की बजाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। फिर लेटर ऑन जितनी वैल्यूज़ आपके पास रह जाएंगी, बैलेंस यूनिट्स, यूनिट कॉस्ट और टोटल वैल्यू आ गई, ठीक है बेटा। अब इसका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।